आज हम सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि रविवार सुबह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक दिल्ली के रकाबगंज साहिब गुरुद्वारे क्यों पहुंच गए और इस गुरुद्वारे में उनके मत्था टेकने का मतलब क्या है। गुरुद्वारे में जाकर उन्होंने पंजाब के किसानों को एक बहुत ही खास संदेश देने की कोशिश की है और कल वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी संबोधित करने वाले हैं और ये दोनों ही बहुत बड़ी बातें हैं। यानी सिर्फ 36 घंटों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी देश के दो बहुत महत्वपूर्ण समुदायों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सोशल आउटरीच। प्रधानमंत्री की इस कोशिश को समझने से पहले आज हम आपको मशहूर शायर बिस्मिल सईदी का एक शेर पढ़कर सुनाना चाहते हैं और वो इस तरह से है। सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते और हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। अब आप इसे सरल भाषा में समझिए। इसका एक अर्थ है कि गुरु के हर दर पर सिर हमेशा विनम्रता के साथ झुक जाता है और झुकना भी चाहिए, लेकिन जब वही सर अहंकार से टकराता है तो वो कटना पसंद करता है, लेकिन झुकना नहीं। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी विनम्रता के साथ दिल्ली के रकाबगंज साहिब गुरुद्वारे में जाकर अपना सिर झुकाया और इस साल पूरी दुनिया में सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। वर्ष 1675 में गुरु तेग बहादुर ने धर्म की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी थी और इसी अवसर पर देश के प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के रकाबगंज साहिब गुरुद्वारे में पहुंचे। उन्होंने इस गुरुद्वारे के दर्शन दिल्ली और आसपास चल रहे उस किसान आंदोलन के दौरान किए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में पंजाब के सिख किसान हिस्सा ले रहे हैं और इनमें खास तौर पर सिख किसानों की जो संख्या है वो भी सबसे ज्यादा है। इसलिए प्रधानमंत्री इन सारे सिख किसानों को भी एक खास संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और उसी का विश्लेषण आज हम करेंगे। आज समझने की कोशिश करेंगे कि आंदोलन की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री मोदी का गुरुद्वारे में मत्था टेकना क्या संदेश देता है और इसका मतलब क्या है। लेकिन पहले आप प्रधानमंत्री के माथा टेकने की कुछ तस्वीरें देखिए। वैसे तो कल आपने देख ली होंगी। प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह करीब 8:30 बजे अचानक रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा पहुंच गए और वहां करीब 20 मिनट तक रुके। गुरुद्वारे पहुंचकर उन्होंने गुरु तेग बहादुर को और गुरु ग्रंथ साहिब को नमन किया। खास बात यह थी कि जब प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास से निकलकर इस गुरुद्वारे में पहुंचे तब ना तो आसपास के ट्रैफिक को रोका गया और ना ही गुरुद्वारे में प्रवेश करते समय उनके साथ सुरक्षा में कोई पुलिसकर्मी मौजूद थे। इस दौरान आम लोग भी गुरुद्वारे में वैसे ही दर्शन करने के लिए मौजूद थे जैसे हमेशा रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की वजह से बाकी किसी भी श्रद्धालु को रोका नहीं गया और प्रधानमंत्री ने आम लोगों के बीच ही एक आम व्यक्ति की तरह, एक आम आदमी की तरह इस गुरुद्वारे में जाकर अपना माथा टेका। जैसा हमने आपको बताया, आज से 345 वर्ष पहले सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर ने धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? आप में से ज्यादातर लोगों को महात्मा गांधी के हत्यारे का नाम तो जरूर पता होगा, लेकिन आप में से शायद बहुत कम लोग ही गुरु तेग बहादुर के हत्यारे का नाम जानते होंगे। इस हत्यारे का नाम था औरंगजेब, जो एक क्रूर मुगल बादशाह था और कुछ वर्ष पहले तक औरंगजेब के नाम पर दिल्ली में एक सड़क थी और आज भी एक लेन का नाम औरंगजेब के नाम पर ही है। और उसी ने गुरु तेग बहादुर को इसलिए मौत की सजा सुनाई थी क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया था। हालांकि यह बात शायद ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश के दरबारी इतिहासकारों ने खलनायकों को हमेशा नायक बनाकर आपके सामने पेश किया और देश के असली नायकों को भुला दिया। इसलिए कुछ खास लोगों के बारे में आपको पता है, कुछ खास लोगों की हत्या के बारे में आपको पता है, वो हत्या किसने की थी वो भी आप जानते हैं, लेकिन साथ ही ऐसे बहुत सारे दूसरे तथ्य हैं जिन्हें आपसे छुपा लिया गया है। ये एक तथ्य है कि औरंगजेब भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था और उसने कश्मीरी पंडितों को जबरदस्ती मुसलमान बनने के लिए मजबूर भी किया था। यह तथ्य है। तब कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर से मदद मांगी थी और गुरु तेग बहादुर ने उन्हें सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया था। इस पर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को बंदी बना लिया और तरह तरह की यातनाएं दी। उनके शिष्यों को उनके सामने ही जिंदा जला दिया गया। गुरु तेग बहादुर को इस्लाम अपनाने के लिए कहा गया और गुरु तेग बहादुर ने जब इनकार कर दिया
तो औरंगजेब ने उनका सिर कटवा दिया। और इसी बलिदान की याद में हर वर्ष शहीदी दिवस मनाया जाता है। जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर का शीश यानी सिर काटा गया था वही जगह दिल्ली में है और अब शीशगंज गुरुद्वारे के नाम से वो जगह जानी जाती है। और आपको जानकर बड़ा दुख भी होगा कि इसी शीशगंज गुरुद्वारे से कुछ किलोमीटर दूर दिल्ली के लटियंस जोन में संसद भवन के बहुत करीब और जहां एक ऐसा इलाका लटियंस जोन जहां भारत के बड़े बड़े मंत्री रहते हैं, बड़े बड़े जज रहते हैं, बड़े बड़े नेता लोग रहते हैं, उसी जगह पर औरंगजेब के नाम पर एक सड़क का नाम भी रखा गया था। अब कुछ वर्ष पहले उसे हटा दिया गया है, लेकिन औरंगजेब की जो सड़क थी जो उनके नाम पर, उसे तो हटा दिया गया, लेकिन आज भी इसी स्थान पर एक लेन है जिसका नाम औरंगजेब लेन है और उसी लेन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये आज भी ऐसे ही मौजूद है और यह जगह शीशगंज गुरुद्वारे से कुछ ही किलोमीटर दूर है। लगभग 350 वर्ष पहले धर्म की रक्षा के लिए दिए गए इस बलिदान के बारे में शायद आपको भी पूरी जानकारी नहीं होगी। गुरु तेग बहादुर कोई राजा नहीं थे। वो चाहते तो कश्मीरी पंडितों की मदद करने से इनकार भी कर सकते थे और अपनी जान बचा सकते थे, पर उन्होंने धर्म का मार्ग चुना क्योंकि उनका उपदेश था धर्म का मार्ग सत्य और विजय का मार्ग है। शहीदों की इसी परंपरा पर हमारे देश को गर्व है और होना भी चाहिए। हमें अपने असली नायकों को पहचानना चाहिए और उन्हीं का सम्मान करना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर नोएल किंग ने कहा था कि गुरु तेग बहादुर की शहादत दुनिया में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए दिया गया पहला बलिदान था। अब आप सोचिए कि भारत में ही सिख धर्म की शुरुआत हुई और यहीं से इस धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया में गए। हालांकि यहां के दरबारी इतिहासकारों ने गुरु तेग बहादुर की शहादत को भुला दिया, लेकिन सिख धर्म पर रिसर्च करने वाले अमेरिका के एक प्रोफेसर को उनके बारे में पूरी जानकारी थी और उन्होंने सब कुछ याद भी रखा। लेकिन गुरु तेग बहादुर सिखों के अकेले ऐसे गुरु नहीं थे जिनकी हत्या किसी क्रूर मुगल बादशाह के इशारे पर की गई हो। वर्ष 1606 में सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जन देव सिंह जी की हत्या मुगल बादशाह जहांगीर के इशारे पर की गई थी। जहांगीर वो क्रूर शासक था जिसे हमारे देश के दरबारी इतिहासकारों ने बहुत धर्मनिरपेक्ष और दूसरे धर्मों का सम्मान करने वाला एक शासक बताया था। उसे बेहद न्यायप्रिय बताया गया। लेकिन सच यह है कि उस समय के मुगल शासक सिख धर्म के प्रसार से बहुत परेशान थे और वो जानते थे कि उनके लिए सिखों को हराना कितना मुश्किल है। इसलिए मुगलों ने सिख धर्म के गुरुओं की हत्या करवाना शुरू कर दिया था। गुरु तेग बहादुर के पुत्र और सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गोविंद सिंह भी मुगलों के खिलाफ उन्होंने भी लंबी लड़ाई लड़ी। लोगों की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों और उनके सहयोगियों से लगभग 14 बार लड़े। उन्होंने इस लड़ाई में अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी और अपने 4 बेटों का बलिदान भी दिया और अंत में वर्ष 1708 में वो खुद भी शहीद हो गए। इसी दौरान एक समय ऐसा भी आया जब मुगलों की सेना ने एक साथ 7000 सिखों का नरसंहार कर दिया था। उस समय लाहौर का एक गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था जकरिया खान बहादुर। जकरिया खान ने आदेश दिया था कि जो भी व्यक्ति किसी सिख का सिर कलम करेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन यह सब आपने इतिहास की पुस्तकों में शायद कभी नहीं पढ़ा होगा। भारत की कुल आबादी में सिखों की हिस्सेदारी सिर्फ 2% है कहने को, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन 121 देशभक्तों को ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में फांसी की सजा दी, उनमें से 93 सिख थे। जिन 2626 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई, उनमें से 2147 सिख थे। यानी देश को विदेशियों के चुंगल से आजाद कराने में भारत के सिख समुदाय की बहुत बड़ी भूमिका रही है और इनमें गुरु तेग बहादुर से लेकर भगत सिंह जैसे वीरों का बहुत बड़ा योगदान है। सिर्फ मुगलों ने ही भारत में धर्म की रक्षा करने वाले महापुरुषों की हत्या नहीं की, बल्कि मुगलों के बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी ठीक ऐसा ही किया। लेकिन आप में से कितने लोगों को सिख, मराठा या हिंदू योद्धाओं के हत्यारों के नाम आज याद भी होंगे? शायद आपको ऐसे बहुत कम नाम याद आएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके पुत्रों महाराणा प्रताप और रानी लक्ष्मीबाई जैसे भारतीय जीवन भर मुगलों और अंग्रेजों से संघर्ष करते रहे, उनसे लड़ते रहे। लेकिन इस संघर्ष को भारत के दरबारी इतिहासकारों ने कभी भी इतिहास की किताबों में ठीक से वो जगह नहीं दी जिस जगह के वो हकदार थे।
और ऐसा इसलिए क्योंकि आपको इतिहास की जो ज्यादातर पुस्तकें पढ़ाई गईं वो इतिहास बताने के नजरिए से नहीं बल्कि सच्चा इतिहास छिपाने के नजरिए से लिखी गई थी। इन इतिहासकारों ने ही अंग्रेजों और मुगलों को आपके सामने बहुत ग्लैमराइज करके पेश किया और आज इस देश का दुर्भाग्य है कि भारत के शहीदों के साथ साथ लोगों का खून बहाने वाले अंग्रेजों और मुगलों की याद में बनाई गई सड़कें और स्मारक आज भी आप सबके सामने मौजूद हैं और आप दिन रात उनका नाम भी लेते हैं। सोचिए, सब देखकर देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों और वीरांगनाओं की आत्मा आज कितनी दुखी होती होगी। आजकल किसान आंदोलन चल रहा है और इस किसान आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का इस तरह गुरुद्वारे जाना और माथा टेकना भी यही संदेश देता है कि देश को ऐसे मुश्किल समय में एकजुट रहने की जरूरत है और देश को अखंड रखने का जो सपना देश के वीरों ने देखा था उसे हमें टूटने नहीं देना है। प्रधानमंत्री मोदी देश को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, सिख समुदाय को भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की आबादी में सिखों की हिस्सेदारी 2% है जबकि मुसलमानों की हिस्सेदारी 20% है। गुरुद्वारे जाने के सिर्फ 36 घंटों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी देश के मुस्लिम समुदाय को भी एक बड़ा संदेश देने वाले हैं। ये कल होगा। कल प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू के एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। एएमयू इस साल अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है और इसी उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 1964 के बाद यह पहली बार है जब देश का कोई प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को संबोधित करेगा। अगर देश में कोरोना संक्रमण नहीं होता तो प्रधानमंत्री मोदी खुद एएमयू जाते और देश की राजधानी दिल्ली से एएमयू की दूरी सिर्फ 120 किलोमीटर है। लेकिन आप सोचिए, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के बाद इतने वर्षों में देश का कोई प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक नहीं गया, जबकि यह दिल्ली के बहुत पास है। प्रधानमंत्री मोदी 135 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं और इनमें देश के 20 करोड़ मुसलमान भी शामिल हैं। इसलिए आप इसे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की दिशा में एक बड़ा कदम कह सकते हैं। इसे आप प्रधानमंत्री मोदी का सोशल आउटरीच वाला कदम भी कह सकते हैं, जिसके जरिए वो समाज के हर समुदाय तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जेएनयू की तरह एएमयू भी पिछले कुछ वर्षों से विवादों में रहा है। कभी यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना के पोस्टर्स को लेकर विवाद हुआ तो कभी नए नागरिकता कानून के विरोध में एएमयू के छात्रों ने प्रदर्शन किए और अब इस यूनिवर्सिटी के छात्रों का एक समूह प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का भी विरोध कर रहा है। लेकिन जब एक प्रधानमंत्री देश को जोड़ने का काम कर रहा हो तो कुछ लोगों को इससे आपत्ति कैसे हो सकती है? यही समझने के लिए आपको आज एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास पर भी एक नजर डालनी पड़ेगी। एक फ्लैशबैक आपको आज हम दिखाएंगे। अंग्रेजों के भारत आने के बाद भारत में मुगल सल्तनत का अंत हो गया था। औरंगजेब समेत कई मुगल शासक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी हुकूमत समाप्त हो गई और वो अपना ये काम करने से पहले ही यहां से उन्हें जाना पड़ा। उनका राज समाप्त हो गया। आप सोचिए, अगर ऐसा नहीं होता, अंग्रेज बीच में नहीं आते, तो आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि भारत का स्वरूप आज कैसा होता। तो एक बात तो यह हुई कि अच्छा ही हुआ कि अंग्रेज बीच में आ गए, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य यह बताते हैं कि देश को बांटने वाली इस विचारधारा को अंग्रेजों के भारत आने के बाद भारत के ही कई शक्तिशाली मुसलमान नेताओं ने भी आगे बढ़ाया और जमकर आगे बढ़ाया। और इनमें सबसे बड़ा नाम था अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के संस्थापक सैयद अहमद खान का। वर्ष 1884 तक सर सैयद अहमद खान भारत को हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों का देश मानते थे। ऐसा उनके लिए जरूरी भी था क्योंकि उनके अलीगढ़ कॉलेज में हिंदुओं का पैसा लगा हुआ था, क्योंकि जो बड़े बड़े हिंदू उस समय जो लोग थे, वो जो पूंजीपति लोग थे, वो हिंदू थे और वो इस कॉलेज के लिए डोनेशन देते थे। लेकिन वर्ष 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों का उत्पीड़न शुरू किया, तब सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजी सरकार का पक्ष लेना शुरू कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि इससे उनके कॉलेज को सरकारी समर्थन मिल जाएगा, यानी सरकार से पैसा मिलेगा और मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां भी इसके बाद मिल पाएंगी। यानी यहां भी एक लालच था। आज से 134 वर्ष पहले ही राजनीतिक फायदे के लिए समाज में तुष्टीकरण के बीज बो दिए गए थे। इसलिए बहुत सारे लोग
आजकल तुष्टीकरण की राजनीति की बात करते हैं, लेकिन यह नया नहीं है। उस जमाने से भारत में तुष्टीकरण की राजनीति चली आ रही है। 14 मार्च 1888 को मेरठ में दिए एक ऐतिहासिक भाषण में सर सैयद अहमद खान ने कहा था, अगर आज अंग्रेज देश छोड़कर चले जाते हैं तो हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। अगर मुसलमान चाहते हैं कि इस देश में वो सुरक्षित रह सकें तो इसके लिए जरूरी है कि अंग्रेजों की सरकार चलती रहे। ऐसा उन्होंने उस समय 1888 में उन्होंने कहा था। और उस समय जो उन्होंने भाषण दिया था उसकी कॉपी आज भी इस समय मेरे हाथ में है, जिसमें सर सैयद अहमद खान ने कहा था, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। ये उसकी ओरिजिनल कॉपी है, मूल प्रति जो है ये उर्दू में है। असल में ये आज मैं लेकर आया हूं, इसको हमने पढ़ा, इसको ट्रांसलेट भी करवाया है। ये वो कॉपी है, मैं आपको और कैमरे के पास ले जाकर दिखाना चाहता हूं कि ये देखिए, ये वो कॉपी है, उर्दू में दिया गया भाषण था। और उन्होंने क्या कहा वो थोड़ा सा मैं आपको पढ़कर बताता हूं, जिससे आप समझ जाएंगे कि उनके विचार क्या थे। कहने को तो टू नेशन थ्योरी के लिए कहते हैं कि ये जिन्ना की थ्योरी थी, टू नेशन थ्योरी, लेकिन टू नेशन थ्योरी के बीज किसने बोए थे वो आज आपको। यहां पर वो कहते हैं, इन whose hands shall the administration and the empire of India rest? Now suppose that all English and the whole English army were to leave India, taking with them all their cannon and their splendid weapons and everything, then who would be rulers of India? Is it possible that under these circumstances two nations, the Mohammedans and the Hindus, could sit on the same throne and remain equal in power? ये यहां ये बता रहे हैं कि अगर अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले गए तो क्या मोहम्मडन्स और हिंदू एक साथ इस देश पर शासन कर सकते हैं? क्या एक साथ सत्ता में बराबरी से हिस्सेदार बन सकते हैं? और उसका जवाब उन्होंने यहीं पर दे दिया, मोस्ट सर्टेनली नॉट। ऐसा उन्होंने लिखा है, इट इज नेसेसरी दैट वन ऑफ देम शुड कंकर द अदर एंड थ्रस्ट इट डाउन। हिंदू और मुसलमानों में एक के लिए बहुत जरूरी होगा कि एक दूसरे पर विजय प्राप्त करे और तभी वो शासन कर पाएगा। ये टू नेशन थ्योरी जो है उन्होंने 1888 में इस ऐतिहासिक भाषण में दे दी थी। और अगर आप आगे चलें तो आगे वो कहते हैं कि इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट फॉर द पीस ऑफ इंडिया and for the progress of everything in India, the English government should remain for many years, in fact forever. तो ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ेंगे, वो दोनों आपस में एक साथ मिलकर रह नहीं सकते, इसलिए इस देश की भलाई इसी में रहेगी कि अंग्रेजों की जो हुकूमत है वही इस देश में चलती रहे। और आगे वो लिखते हैं लंबे समय तक और बहुत सारे वर्षों तक चलती रहे, और नहीं तो वो ये कहते हैं कि असल में इस देश पर हमेशा अंग्रेजों की ही हुकूमत चलती रहनी चाहिए, ये हमारे हित में है। सैयद अहमद खान के विचार से प्रेरित होकर ही अंग्रेजों ने वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था, और फिर वर्ष 1906 में ही मुस्लिम लीग का जन्म भी हो गया था। यानी अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की जिस नीति को अपनाया, टू नेशन थ्योरी के समर्थकों ने उसी नीति के सहारे भारत को धार्मिक आधार पर बंटवारे की दिशा में मोड़ दिया था उसी जमाने में। हालांकि वर्ष 1911 में बंगाल के विभाजन का फैसला तब रद्द कर दिया गया था, लेकिन इस बीच कांग्रेस का बंटवारा भी नरम दल और गरम दल में हो चुका था। स्वराज की मांग कमजोर पड़ चुकी थी और समाज बंट चुका था। वर्ष 1928 में गुलाम हसन शाह काजमी नाम के एक पत्रकार ने पाकिस्तान नाम से एक अखबार शुरू करने की अर्जी दी। सोचिए, उसी जमाने में एक नया अखबार जिसका नाम ही पाकिस्तान होगा। फिर वर्ष 1933 में चौधरी रहमत अली ने नाउ और नेवर नाम से एक बुकलेट निकाली। इस बुकलेट में पहली बार पाकिस्तान नाम के एक मुस्लिम देश का जिक्र हुआ। वर्ष 1940 आते आते मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने हिंदुस्तान से पाकिस्तान को अलग करने की बात खुलकर कहनी शुरू कर दी। यानी हिंदुओं से नफरत के जो बीज सर सैयद अहमद खान ने बोए थे, उसे जिन्ना ने एक बहुत बड़े वृक्ष में बदल दिया था। और सर सैयद अहमद खान का मतलब है एएमयू। लेकिन आजादी के बाद हमारे इतिहासकारों ने जिन्ना और सर सैयद अहमद खान जैसे लोगों को सेकुलर बताना शुरू कर दिया, और जो लोग
इस विभाजन के पक्ष में नहीं थे, जो लोग विभाजन के खिलाफ थे, जो लोग अखंड भारत के पक्ष में थे, उन्हें सांप्रदायिक कहा जाने लगा। और यह तब से ही चलता आ रहा है। कुल मिलाकर जो यूनिवर्सिटी अक्सर विवादों का केंद्र बन जाती है और जहां अक्सर धर्म के नाम पर राजनीति होती है, उसकी स्थापना एक ऐसे व्यक्ति ने की थी जो भारत को 2 टुकड़ों में बांटना चाहता था, यानी ओरिजिनल टुकड़े टुकड़े गैंग उस समय का, उसने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। तो हम आज आपको 2 बातें बताना चाहते हैं। ये जो गोदी मीडिया की बात होती है, ये गोदी मीडिया असल में इसका नाम है दरबारी मीडिया। और ये दरबारी मीडिया आज से नहीं है, दशकों से इस देश में चलता आ रहा है। सिर्फ आपकी नजर उस पर नहीं पड़ी क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी थी। और इसी तरह जो टुकड़े टुकड़े गैंग आज आप सुनते हैं, ये नया नहीं है, ये हमारे देश पर दशकों से राज करता आ रहा है। लेकिन अब एएमयू के छात्रों तक पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से सबका विश्वास जीतने की कोशिश करना चाहते हैं और कल पूरे देश की नजर इस पर रहेगी कि वो एएमयू के छात्रों से क्या बात करते हैं। आपने देखा होगा, पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने और फिर देश के कुछ शक्तिशाली मुसलमान नेताओं ने हमेशा भारत को तोड़ने के सपने देखे और फिर भारत टूट भी गया। भारत के 2 टुकड़े हो गए 1947 में। धर्म के आधार पर यह हमारे इतिहास का सबसे बड़ा बंटवारा था और इनमें दरबारी इतिहासकारों ने पूरा साथ दिया। लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाने वाले अंग्रेजों का कभी विरोध नहीं किया गया। धर्म के नाम पर देश को बांटने वालों को सेक्युलर बना दिया गया। लेकिन जैसे ही कोई राजनेता हिंदुओं की बात करता है तो उसे विदेशी मीडिया हिंदू नेशनलिस्ट कहने लगता है, जबकि मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाली AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी जैसी पार्टियों के बारे में इस तरह का एक शब्द भी कभी लिखा नहीं जाता। इस समय पश्चिमी देशों की तरह भारत के लोग भी क्रिसमस की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपने देखा होगा, हमारे देश में भी क्रिसमस को लेकर बहुत एक्साइटमेंट है। इसमें कोई बुराई नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहां सब धर्मों को मानना चाहिए, सब धर्मों के त्योहारों को मानना चाहिए, सबका बराबर सम्मान होना चाहिए। हमारी आपसे अपील है। लेकिन हम बार बार यही कहते हैं कि सबका बराबर सम्मान होना चाहिए। हिंदुओं के त्योहारों को लोग पिछड़ेपन की निशानी कई बार मानने लगते हैं। ईसाई मिशनरियों के नाम पर बने स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए हमारे देश के माँ बाप अक्सर परेशान रहते हैं, लाइन में लगते हैं, सिफारिशें करवाते हैं। इन स्कूलों में क्रिश्चियन तौर तरीकों से शिक्षाएं दी जाती हैं। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, उसे सब सेक्युलर कहते हैं। लेकिन अगर कोई स्कूल सनातन संस्कृति के हिसाब से बच्चों को पढ़ाता है तो उसे शक की निगाह से देखा जाता है, उसका विरोध होने लगता है और उस पर सांप्रदायिकता का ठप्पा लग जाता है। आप में से शायद बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि जब 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने भारत के गोवा पर कब्जा किया था, तब वहां रहने वाले हिंदुओं का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हुआ। सरकारी दफ्तरों में किसी भी पद पर हिंदुओं को बैठाने पर पाबंदी थी। हिंदू ईसाई धर्म से जुड़े किसी प्रतीक चिन्ह को अपने पास नहीं रख सकते थे और ना ही उसका निर्माण कर सकते थे। गांव में रहने वाले सभी हिंदू क्लर्क्स की जगह ईसाइयों की भर्ती कर दी गई थी। यहां तक कि किसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान हिंदुओं को गवाह बनाए जाने पर भी रोक थी। हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए गए और नए मंदिर बनाने पर रोक लगा दी गई। इस दौरान हजारों हिंदुओं की हत्याएं की गई। लेकिन फिर भी ये सब ना तो क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ना ही भारत में इतिहास की किताबों में इनका कोई जिक्र है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दरबारी इतिहासकार भारत को कैसा देश बनाना चाहते थे, कैसा समाज बनाना चाहते थे। आजादी के बाद 70 वर्षों तक दरबारी और असली गोदी मीडिया के इस इकोसिस्टम ने आखिर काम कैसे किया। आपने देखा होगा, अक्सर आजकल गोदी मीडिया की बात होती है और सोशल मीडिया पर बार बार गोदी मीडिया के बारे में बताया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह गोदी मीडिया आज से नहीं है। यह गोदी मीडिया तो आजादी के समय से चल रहा है और इसका नाम है दरबारी मीडिया, क्योंकि ये मीडिया के जो लोग थे ये दरबारों में बैठते थे और लगातार 70 वर्षों तक यही करते रहे। अब जब इनकी दुकानें बंद होने लगी, अब जब इनकी व्यवस्थाएं खत्म होने लगी, अब जब इनकी पेंशन बंद हो गई और जो नेता और जो सरकारें इन्हें पेंशन पर रखा करते थे अपने दरबार में, वो खुद इस लायक नहीं रहे कि वो इनके लिए कुछ भी कर सकें। अब ये सारे लोग परेशान हो रहे हैं। अब जब एक दूसरा नैरेटिव इस देश में आने लगा, जो पैरेलल नैरेटिव बन रहा है, राष्ट्रवाद का नैरेटिव, अब इन लोगों को परेशानी होने लगी। और अब ये सारे लोग, वो तमाम पत्रकार या न्यूज चैनल, जी न्यूज जैसे, जो आपके सामने राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो सही को सही कहते हैं, जो इतिहास में हुई गलतियों को आपके सामने उजागर करते हैं, उन्हें गोदी मीडिया का नाम इन्होंने देना शुरू कर दिया।
इसे समझने के लिए आज एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में गोदी मीडिया के 4 स्तंभ आपको हम बता रहे हैं। एक दिन पहले भी आपको ये तस्वीर दिखाई थी। ये जो ओरिजिनल गोदी मीडिया है हमारे देश का, ये उसकी तस्वीर है। इसमें पहला स्तंभ है दरबारी इतिहासकारों का, जिन्होंने इतिहास को ऐसे पेश किया ताकि ये देश कभी एक ही ना हो पाए, इतिहास को छुपाया। दूसरा स्तंभ स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाली टेक्स्ट बुक, इनके जरिए भी देश की पीढ़ियों के मन में दरबारी राजनीति को पसंद आने वाले विचार डाले गए। तीसरा स्तंभ दरबारी पत्रकारों का, जिन्होंने देश को खतरा पहुंचाने वाली विचारधारा के लिए अपनी पत्रकारिता को नीलाम कर दिया। और आखिर में वो बुद्धिजीवी जो देश को बार बार ये कहकर डराते हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और देश के लोगों की आजादी अब कभी भी छीन ली जाएगी। आज से 2020 साल पहले उज्जैनी नगरी में एक राजा हुए थे जिनका नाम था शूद्रक। शूद्रक ने मृच्छकटिकम नाम का एक नाटक लिखा। मृच्छकटिकम मतलब मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की गाड़ी। इस नाटक में उस समय एक संवाद लिखा गया था जिसका हिंदी में अर्थ है, मृत्यु से नहीं बदनामी से डर लगता है। फिर से आप सुन लीजिए, मृत्यु से नहीं बदनामी से डर लगता है। यश की हानि और कीर्ति के धूमिल होने से डर लगता है, क्योंकि आपकी पहचान पर किया गया हमला आपके शरीर पर दिए गए घाव से कहीं ज्यादा घातक होता है। यह डर आज से नहीं, कई शताब्दियों पहले से इंसान के मन पर रहा है, हमेशा से। आप कहेंगे ये सब दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक चर्चा आज क्यों हो रही है? वो इसलिए क्योंकि बीते शनिवार को एक खबर आई और ये खबर आकर चुपचाप चली भी गई। ये खबर आप तक पहुंच ही नहीं पाई। 2 दिन हमने इंतजार किया, शनिवार का इंतजार किया, रविवार का इंतजार किया, और जब सोमवार तक भी ये खबर आप तक नहीं पहुंची तो हमें लगा कि आज आपको ये फॉर्मूला बताना चाहिए। ये खबर कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे जयराम रमेश के उस माफीनामे से जुड़ी हुई थी जिसमें उन्होंने देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के पुत्र विवेक डोवल से माफी मांगी थी। विवेक डोवल पर 17 जनवरी 2019 को, यानी पिछले साल, कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप एक मैगजीन के जरिए लगाए गए। इस मैगजीन का नाम है कैरावान। इस कैरावान मैगजीन में एक लेख छपा था और उस लेख के आधार पर ही आरोप लगाए गए थे। इस लेख में विवेक डोवल और उनकी कंपनी पर घोटाले के आरोप लगे। विवेक डोवल ने जयराम रमेश पर उस समय जानबूझकर बदनाम करने का एक मुकदमा दायर किया, यानी ये मानहानि का मुकदमा था। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान यह बहुत बड़ा मुद्दा बना, क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव जब होने वाला था, उससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और उनके परिवार पर इस तरह हमला करना, भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, यह बताना कि उनके परिवार ने, उनके पुत्र ने भ्रष्टाचार किए हैं, उनके कुछ बेनामी दूसरे देशों में अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, उनमें पैसा ट्रांसफर किया गया है, यह कहानी बनाई गई। उस कहानी को कैरावान मैगजीन में छापा गया और फिर उस मैगजीन के आधार पर जयराम रमेश ने एक बहुत बड़ा कैंपेन उनके खिलाफ चला दिया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह पूरा मामला सोशल मीडिया और सियासत में लगातार छाया रहा। इस पर खूब लिखा गया, खूब पढ़ा गया, अखबारों में लेख छपे, सोशल मीडिया में छपे और न्यूज चैनल्स पर डिबेट तक हुए। लेकिन जब अदालत में इसे सच साबित करने की बात हुई तो जयराम रमेश इसे साबित नहीं कर पाए। वो अदालत में यह साबित नहीं कर पाए कि जो आरोप उन्होंने लगाए थे वो आरोप सही थे, और उन्होंने उसके बाद अदालत में चुपचाप माफी मांग ली। और जब वो साबित नहीं कर पाए तो ये माफीनामा उन्होंने अदालत में चुपचाप से पेश कर दिया। उन्हें लगा होगा कि अदालत की बात है, चुपचाप माफीनामा लगा देते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। और आज भी देश का एक बड़ा मीडिया, दरबारी मीडिया है, उनका मीडिया है, इसलिए वो इसे छापेंगे भी नहीं। लेकिन हम लोग बीच में आ गए। अब मैं आपको कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूं उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, डियर विवेक, I had conducted a press conference on 17th January 2019, making certain statements about you, your family, and your business venture. I understand these statements have hurt you deeply. फिर आगे लिख रहे हैं, I want to clarify that these statements or accusations were made
drawing conclusions from an article that was published the previous day in the Caravan magazine. तो कह रहे हैं कि ये कैरावान मैगजीन में ये आर्टिकल छपा था, मैंने उस आर्टिकल को पढ़ा और उस आर्टिकल के आधार पर आपके ऊपर इतने लंबे चौड़े भ्रष्टाचार के आरोप मैंने लगा दिए। फिर लिख रहे हैं, एज द केस प्रोग्रेस्ड आई रियलाइज्ड दैट परहैप्स सम इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन मे हैव बीन इन ऑर्डर। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ा अदालत में मानहानि का, तो इन्हें जयराम रमेश जी को, जो कि खुद केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के थिंक टैंक में हैं, बहुत समझदार हैं, अंग्रेजी शानदार अंग्रेजी बोलते हैं, लिखते हैं और बहुत पढ़े लिखे माने जाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे जब केस आगे बढ़ा तो मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ, एहसास हुआ कि मुझे इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए था, मतलब खुद भी एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए था कि मैं क्या बोल रहा हूं और क्या आरोप लगा रहा हूं। फिर लिख रहे हैं, हाउएवर द जनरल इलेक्शंस वर क्लोज एंड द क्वेश्चंस रेज्ड इन द आर्टिकल सीम्ड अप्रोप्रिएट फॉर बीइंग हाइलाइटेड इन पब्लिक। In retrospect, I may have gone overboard in making certain insinuations against you and your family. तो ये कहते हैं क्योंकि आम चुनाव सामने थे तो मुझे लगा कि इस आर्टिकल के आधार पर जो कहा गया है उसे जनता के सामने हाईलाइट करना चाहिए और मैं थोड़ा ओवरबोर्ड चला गया आपके ऊपर आरोप लगाने में। तो यहां एक बात उन्होंने मान ली कि चुनाव आने वाले थे और चुनाव में इस आर्टिकल का प्रयोग करना हमें सही लगा। Thus, I would like to offer my apologies to you and your family for any hurt the statements have caused. I would also urge the Indian National Congress to remove the press conference from the press releases available on their website. तो ये एक फॉर्मूला होता है इन सारे तमाम लोगों का। ये पहले अपने दरबारी मीडिया के किसी पत्रकार के जरिए या किसी मैगजीन में या किसी अखबार में पहले इसको छपवाते हैं, कोई मनगढ़ंत झूठी खबर, फिर उस खबर के आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एक मीडिया का सेक्शन है, दरबारी मीडिया और न्यूज़ चैनल, वो लाइव टेलीकास्ट करते हैं, उसे हेडलाइन में डाल देते हैं, फिर उस पर डिबेट होता है, अगले दिन अखबारों की हेडलाइन बनती है, सोशल मीडिया में ट्रेंड करा दिया जाता है और एक आदमी को जिससे अपने बचाव का मौका ही नहीं मिला उसे बदनाम कर दिया जाता है। और फॉर्मूला यह है कि पहले आरोप लगाओ, उसके बाद उसे ट्रेंड करा दो, फिर उसे बदनाम कर दो और चुनावों में इसका पूरा पूरा फायदा लो। यह असली गोदी पत्रकारिता है, इसको कहते हैं गोदी पत्रकारिता। और इसी गोदी मीडिया की आधी अधूरी खबरों को सच मानकर देश के जाने माने लोग कई बार अवार्ड वापसी करने लगते हैं। अब आप सोचिए कि यह एक फॉर्मूला हमने आपको दिखाया, यह फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के आधार पर यह पूरा की पूरा जो गैंग है, दरबारी मीडिया का गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये ऐसे ऑपरेट करता है। अब जब ये आरोप लगाए थे इन्होंने 2019 के जनवरी महीने में, तब तो पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई दी, लेकिन जब जयराम रमेश ने माफी मांग ली तो किसी ने छापा ही नहीं, किसी अखबार ने नहीं छापा, किसी न्यूज चैनल ने उस पर डिबेट नहीं कराया और कुछ नहीं हुआ। आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि जयराम रमेश माफी मांग चुके हैं और यह उनका माफीनामा है। इसलिए यह खबर लेकर आपके सामने आना पड़ा। वर्ष 2015 में यूपी के दादरी और कर्नाटक के कुलवर्गी की घटना के बाद बहुत सारे साहित्यकारों और लेखकों ने अवार्ड वापसी का ऐलान किया था। हमारी टीम ने साहित्य अकादमी पुरस्कार पर एक स्टडी की आज, तो पता चला कि साहित्य अकादमी से जुड़े 39 लेखकों ने पुरस्कार वापसी का ऐलान किया था। अवार्ड वापसी गैंग के 39 लेखकों में से सिर्फ 13 लेखकों ने, 39 में से 13 ने अपने स्मृति चिन्ह वापस भेजे हैं और सिर्फ 13 लेखकों ने पैसे और स्मृति चिन्ह दोनों वापस किए हैं। 39 लेखकों में से 4 लेखकों ने अवार्ड की पुरस्कार राशि को लौटाने का ऑफर ही नहीं किया। 35 लेखकों ने पुरस्कार राशि का चेक साहित्य अकादमी को लौटाने की सिर्फ बात कही। 4 लेखकों ने सिर्फ अवार्ड वापसी का ऐलान किया, उन्होंने ना तो स्मृति चिन्ह और ना ही अवार्ड की राशि वापस लौटाने की पेशकश की। जिन लोगों ने चेक लौटाए उनके चेक कभी बैंक में लगाए ही नहीं गए, क्योंकि साहित्य अकादमी के संविधान में कहीं भी अवार्ड वापसी के तरीके का जिक्र ही नहीं है। यानी अगर कोई पुरस्कार लौटाए भी तो वो वापस लिए ही नहीं जा सकते। लेकिन आपके दिमाग पर एक असर छोड़ने के लिए ये सारे लोग आपके सामने आते हैं और कहते हैं कि हम अपनी अवार्ड वापस कर रहे हैं, लेकिन वापस नहीं करते। जो उनके साथ उन्हें जो धनराशि मिलती है उसे वापस नहीं करते। और बहुत सारे आपने देखा होगा लोग हैं जो कहते हैं कि हम अपने पुरस्कार वापस कर रहे हैं। कई खिलाड़ी हैं जो कहते हैं अपने पुरस्कार वापस कर रहे हैं।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उन खिलाड़ियों को पुरस्कार के साथ साथ पैसे मिलते हैं, जमीन के प्लॉट्स मिलते हैं, उन्हें सरकारी नौकरियां मिलती हैं। क्या वो अपनी सरकारी नौकरी जो उन्हें मिली है उसे छोड़ देंगे? क्या वो जो प्लॉट जिसे वो बेच चुके हैं उसका पैसा वापस सरकारी खजाने में रखेंगे? क्या उन्हें जो और पैसा मिला है उसे वापस करेंगे? साहित्यक, ये टीवी पर आकर बयान देने के लिए सब कुछ बहुत अच्छा है, अखबार में हेडलाइन बनाने के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं। साहित्य अकादमी पुरस्कारों की जांच के दौरान हमें यह भी पता चला कि अवार्ड देने वाली जूरी के सदस्य कुछ दिन बाद अवार्ड पाने वालों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, और जिन्होंने अवार्ड लिया वो अवार्ड देने वाली समिति के सदस्य भी बन जाते हैं। ऐसा खेल खेलने वाले कई लोग अवार्ड वापसी गैंग में शामिल हैं, जबकि वो जानते हैं कि अवार्ड लेने के बाद अवार्ड वापस होते ही नहीं है। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, वो ये कि क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी सैनिक ने अपना वीरता पुरस्कार, अपना वीरता का मेडल लौटाया हो? आपने कभी सुना है कि किसी ने परमवीर चक्र लौटाया हो, महावीर चक्र लौटाया हो, अशोक चक्र लौटाया हो? किसी ने नहीं लौटाया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पुरस्कार मेरिट पर दिए जाते हैं, वीरता के आधार पर मिलते हैं, शौर्य के दम पर हासिल किए जाते हैं। जबकि दरबारी विचारधारा से संक्रमित होकर अवार्ड वापस करने वाले लोगों की संख्या इस देश में बहुत ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि ये सारे अवार्ड, ये पुरस्कार चापलूसी के दम पर हासिल किए जाते हैं, इसलिए इन्हें लौटाने की बात होती है। ये बात आज आपको समझनी होगी। आज की दुनिया की सबसे बड़ी खबर के बारे में आपको बताते हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस की घातक वापसी का विश्लेषण अब हम कर रहे हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की एक पहचान हुई है। यह लंदन और दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में बहुत तेजी से इस समय फैल रहा है। ब्रिटेन की सरकार ने यह जानकारी दी है कि यह नया स्ट्रेन पहले वाले वायरस के मुकाबले 70% तक ज्यादा संक्रामक हो सकता है। कोरोना वायरस के इस नए रूप को बहुत खतरनाक माना जा रहा है, जिसके बाद ब्रिटेन में कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, लॉकडाउन कर दिया गया है। साथ ही क्रिसमस के दौरान 5 दिन की रियायत को भी ब्रिटेन की सरकार ने रद्द कर दिया, यानी क्रिसमस के दौरान ब्रिटेन लॉकडाउन में बंद रहेगा। इस खबर के बाद से यूरोप के कई देशों ने ब्रिटेन की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने भी इस पर चिंता जताई है और ब्रिटेन आने जाने वाले सभी उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इसे लेकर डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है, और जैसे पिछले 1 साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जिस समय पर आवश्यकता किया, वो सारी चीज़ें सरकार देख रही है। लेकिन अभी अगर मुझसे आप पूछे तो कोई इतना पैनिक का कोई कारण नहीं कि जितना हम पैनिक अगर अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की बजाय अगर ये शुरू कर देंगे तो शायद फिर ज़बरदस्ती ज़रूर पैनिक फैल जाएगा। तो ऐसा बताया गया है कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस का यह नया स्ट्रेन बहुत तेजी से फैल रहा है, और इस नए स्ट्रेन की पहचान असल में सितंबर में ही हो गई थी। और पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो ब्रिटेन में हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। वहां पिछले 1 हफ्ते में कोरोना वायरस के 35,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 326 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी वहां औसतन हर घंटे कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत हो रही है, जिसे देखते हुए टर्की और स्विट्जरलैंड ने भी ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन कितना खतरनाक है या इस पर वैक्सीन जो नई आई है वो काम करेगी या नहीं, इस बात का कोई प्रमाण अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन जितनी तेजी से लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं, उसने कई देशों की चिंता और बढ़ा दी है। तो आपको भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है, और कहीं ऐसा ना हो जब हमने वर्ष 2020 की शुरुआत की थी, आपको याद होगा जनवरी में हम सब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहकर 2020 की शुभकामनाएं दे रहे थे, और 2020 में हमें एक नया वायरस मिला, कोरोना वायरस। अब ऐसा ना हो कि 2021 में हमें कोरोना वायरस का एक नया रूप शुरू में ही मिल जाए और उसके बाद पूरा साल इस नए रूप से संघर्ष करने में निकल जाए। इसलिए आप सबको बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। ये संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है, और अगर आपके कोई रिश्तेदार ब्रिटेन में रहते हैं
या ब्रिटेन से भारत आने वाले हैं या आप ब्रिटेन जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो अब आप अपने प्लान्स को, अपनी योजनाओं को बिल्कुल बदल दीजिए। अब हम इस साल की सबसे लंबी रात और इस साल के सबसे छोटे दिन का एक छोटा सा विश्लेषण करेंगे। आज पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाले देशों में इस साल का सबसे छोटा दिन रहा। यहां छोटे दिन से अर्थ है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी के इस हिस्से पर सबसे कम समय के लिए पड़ी, यानी आज का दिन बहुत छोटा रहा और रात सबसे लंबी रहेगी। विज्ञान की भाषा में इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को विंटर सॉल्स्टिस कहा जाता है। यह घटना हर साल होती है, यानी हर वर्ष पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा दिन होता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसा होता क्यों है, तो पृथ्वी से जुड़ी इस अनोखी घटना को आज हम बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज आपको यह खबर पूरे परिवार के साथ, खासतौर पर अपने बच्चों के साथ जरूर देखनी चाहिए। सबसे पहले आप इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा को समझिए। यह एक काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को विभाजित करती है। इस रेखा के नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध होता है और ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, यानी पृथ्वी दो हिस्सों में बंट गई, यानी यह पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देती है। सूर्य का चक्कर लगाते समय पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में उसकी किरणें पड़ती हैं। ऐसा होने पर ही किसी एक हिस्से पर सूर्य उदय होता है और जब सूर्य की किरणें उस हिस्से पर नहीं पड़ती तो वहां रात हो जाती है। यानी दिन और रात का विज्ञान यही है, यही दिन और रात का चक्र है। अब हम यहां आपको यह बताते हैं कि इस प्रक्रिया में दिन छोटे और रातें लंबी कैसे हो जाती हैं। असल में हमारी पृथ्वी सीधी नहीं है, मतलब इसके घूमने का जो अक्ष है वो सीधा नहीं है। पृथ्वी 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। इस कोण पर जब सूर्य पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में मौजूद होकर मकर रेखा में होता है तो पृथ्वी के इस हिस्से पर सूर्य की किरणें ज्यादा देर के लिए नहीं पड़ती। इससे यहां दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं, और इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को ही विंटर सॉल्स्टिस कहा जाता है। हर वर्ष 20 से 23 दिसंबर के बीच यह घटना देखी जाती है। 20 से 23 दिसंबर। पिछले साल 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध वाले देशों में साल का सबसे छोटा दिन रहा था। भारत इसी हिस्से में आता है। हालांकि इस घटना का हमारे देश पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। हमारे यहां इस दिन केवल 1 से 2 मिनट का अंतर होता है, यानी जो दिन छोटा होता है 1 से 2 मिनट के बीच ही छोटा होता है। लेकिन जो देश नॉर्थ पोल के करीब हैं वहां इसका सबसे ज्यादा असर दिखता है। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में सुबह 10 बजे सूर्य दिखाई दिया और 3:53 पर सूर्य अस्त भी हो गया, यानी वहां आज का दिन 6 घंटे से भी छोटा रहा। इसी तरह अमेरिका के अलास्का राज्य में 4 घंटे से भी छोटा दिन रहा। भारत की बात करें तो दिल्ली में आज सुबह 7:10 पर सूर्योदय हुआ और शाम 5:29 पर सूर्य अस्त हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर सभी देशों में यह स्थिति एक जैसी होती है। उत्तरी गोलार्ध वाले देश में जहां आज साल का सबसे छोटा दिन है, वो दक्षिणी गोलार्ध वाले देशों में आज साल का सबसे बड़ा दिन है। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि सूर्य का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं वहां सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है, और जहां सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती हैं वहां गर्मियां शुरू हो जाती हैं, और यह प्रक्रिया इसी तरह चलती रहती है। आपको अगर याद हो तो आपने स्कूल में भी इसे पढ़ा होगा। हमें उम्मीद है कि आप छोटे दिन और लंबी रातों का विज्ञान समझ गए होंगे। इसलिए अब हम आपको आज के दूसरे सबसे बड़े एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट के बारे में बताएंगे। वो क्या है, अब देखिए। सौर मंडल के दो बड़े ग्रह बृहस्पति और शनि यानी जुपिटर और सैटर्न एक दूसरे के बेहद नजदीक आ गए हैं, और इसे विज्ञान की भाषा में द ग्रेट कंजंक्शन कहा जाता है। द ग्रेट कंजंक्शन कहा जाता है इसे। यह संयोग तब बनता है जब दो ग्रह एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं, और कुछ ऐसा ही अभी अंतरिक्ष में घट रहा है। $397 वर्षों बाद बृहस्पति और शनि का मिलन अब देखा जा सकता है, और ये दोनों ग्रह इस समय एक दूसरे से 0.1 डिग्री के अंतर पर मौजूद हैं। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक इन दोनों ग्रहों का ऐसा मिलन इससे पहले वर्ष 1623 में देखा गया था। यानी यह अंतरिक्ष की एक दुर्लभ और अद्भुत घटना है जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। यानी इस समय पृथ्वी, बृहस्पति और शनि ग्रह इस समय एक रेखा पर मौजूद हैं। लेकिन शनि और बृहस्पति ग्रह की वास्तविक दूरी अब भी
बहुत दूर है। अब भी ये जो दूरी है ये 73 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा की है, 73 करोड़ किलोमीटर। और इसे आप कहते हैं कि यह सबसे करीब है। 26 अक्टूबर को ये दोनों ग्रह एक दूसरे से काफी दूर थे, लेकिन बाद में यह अंतर कम होता चला गया और इस समय ये दोनों ग्रह एक ही रूप में नजर आ रहे हैं। आप चाहें तो इसे बृहस्पति और शनि ग्रह का दुर्लभ मिलन भी कह सकते हैं। दिल्ली के लोग अब से कुछ देर में लगभग 11 बजे आज रात को इस संयोग को देख सकते हैं। जुपिटर को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं। सैटर्न यानी शनि ग्रह 29.4 वर्षों में इसका एक चक्कर लगाता है। लेकिन जब ये दोनों ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं तो हर 20 साल में दोनों एक दूसरे के भी बेहद करीब आ जाते हैं। वर्ष 2000 में भी ऐसा हुआ था, लेकिन तब यह संयोग दिन के समय बना था, इसलिए इसे देखा नहीं जा सका। लेकिन अब आप आज रात इसे देख सकते हैं। यह संयोग दुर्लभ इसलिए भी है क्योंकि इसके बाद अब वर्ष 2080 में ही जुपिटर और सैटर्न इतने पास आएंगे और तब इन्हें देखा जा सकेगा। आप अक्सर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन की खबरें देखते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे। आपको यह भी बताया गया होगा कि भारतीय सेना ऐसे किसी भी हमले के जवाब में कड़ा प्रहार करती है। कई बार तो पाकिस्तान की पोस्ट को रॉकेट लॉन्चर्स और एंटी टैंक मिसाइल्स की मदद से नष्ट भी कर देती है। आप सोचते होंगे ये कौन सा रास्ता है जिसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान पिछले 73 वर्षों से भारत में घुसपैठ करता आ रहा है। इस वर्ष नवंबर तक पाकिस्तान ने 4000 से ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन किया, 4000 बार, जो पिछले 17 वर्षों में सबसे ज्यादा है। सबसे पहले वर्ष 1947 के युद्ध में भी भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच राजौरी, नौशेरा और पुंछ में भीषण लड़ाई हुई थी। इसके बाद 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर को भारत से काटने के लिए जम्मू पर हमला किया था। पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए इलाका भारत में घुसपैठ का सबसे आसान तरीका है। यह रास्ता दिखाने के लिए आज हम आपको जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी से सिर्फ 600 मीटर दूर भारतीय सेना के एक पोस्ट पर लेकर चलेंगे और वहां से हमने ये ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, जहां इन दिनों पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजने की कोशिश कर रहा है। आप अभी जिस पोस्ट की तस्वीरें देख रहे हैं, सुरक्षा कारणों से उस लोकेशन का नाम हम आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन वहां पर भारतीय सेना के एक बंकर की तस्वीर आप देख सकते हैं। इससे आपको सैनिकों के जोश और हौसले का अंदाजा मिलेगा। इस बंकर पर बुलेट प्रूफ शीशे लगे हुए हैं और उन बुलेट प्रूफ शीशों पर भी पाकिस्तान की गोलियों के निशान आप यहां देख सकते हैं। यह बुलेट प्रूफ शीशा है, लेकिन इसमें भी आप गोलियों के निशान यहां देख सकते हैं। और बंकर की दीवार अगर आप देखें तो इस बंकर से पर लिखा हुआ है कि कौन सी जगह कितना दूर है। इस बंकर से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की दूरी 680 मीटर है। पीओके के एक आतंकवादी लॉन्च पैड नकयाल की दूरी 18 किलोमीटर, आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर कोटली से इस पोस्ट की दूरी 50 किलोमीटर है और इस बंकर से पीओके का मीरपुर 114 किलोमीटर है, जो आतंकवादियों का रिक्रूटिंग सेंटर है। पाकिस्तान की फौज के हेडक्वार्टर रावलपिंडी की दूरी 178 किलोमीटर है और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के बारे में लिखा है वेल विद इन रीच, यानी यह भारतीय सेना की पहुंच में है, ऐसा इस बंकर पर लिखा है। अब आप देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। भारतीय सेना के बंकर में बुलेट प्रूफ ग्लास, 73 वर्षों से भारत में घुसपैठ का एक रास्ता और भारतीय सेना का जोश बढ़ाने वाला बोर्ड। लाइन ऑफ कंट्रोल से आई इन्हीं 3 तस्वीरों में जम्मू कश्मीर से आई ग्राउंड रिपोर्ट का पूरा सच मौजूद है। 1 दिसंबर को इस जगह से केवल 200 मीटर दूर आतंकवादियों के एक बड़े गिरोह ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी, जिनको एक बड़ी भिड़ंत के बाद पीछे जाने पर मजबूर कर दिया गया। और उसी दिन पाकिस्तान की सेना ने यहाँ पर जिस जगह मैं खड़ा हूँ बहुत ज़्यादा गोलियां बरसाई थी। ये आप निशान देख रहे होंगे, ये पाकिस्तान की मशीन गनों के निशान हैं। ये पाकिस्तानी मशीन गनों की गोलियां थीं जिन्होंने इस कमरे को लगातार निशाना बनाया था और यहाँ की लगभग हर खिड़की से, जिस खिड़की पर हम खड़े हैं उस खिड़की से भी लगातार इस खिड़की को निशाना बनाया गया था। लेकिन पाकिस्तान के किसी भी हमले को नाकाम करने के लिए भारतीय सैनिकों के पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर
और मीडियम मशीन गन जैसे 3 घातक हथियार हैं। आपने इन पुरानी तस्वीरों में पाकिस्तान के बंकरों पर किया गया सटीक हमला देखा होगा। इनका निशाना अचूक है और रफ्तार ऐसी कि पलक झपकते ही टारगेट तबाह। ये अटैक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से किया जाता है और 5 किलोमीटर की दूरी तक ये मजबूत से मजबूत बंकर को भी तबाह कर सकती है। भारतीय सैनिकों का दूसरा हथियार है रॉकेट लॉन्चर। ये 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला करने की जबरदस्त फायर पावर देते हैं। ये 4 तरह के घातक रॉकेट्स फायर करते हैं। इसके अलावा भारतीय जवान मीडियम मशीन गन के साथ 24 घंटे तैनात रहते हैं। इनका निशाना पाकिस्तान की तरफ और उंगलियां ट्रिगर पर होती हैं। यहाँ से पाकिस्तान की चौकी सिर्फ 600 मीटर दूर है और ये मीडियम मशीन गन 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक निशाना लगा सकती है। ये हथियार ही नहीं, निगरानी के लिए इन सैनिकों के पास स्वदेशी ड्रोन भी है। ये टेक्नोलॉजी आतंकवादियों को खबर दिए बिना उन पर नजर रखती है और इसकी मदद से ही पाकिस्तान के आतंक पर सटीक हमला भी होता है। इस महीने की शुरुआत यानी 1 दिसंबर को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया था और तब वहां पर मेड इन पाकिस्तान बिस्किट और जूस के पैकेट्स मिले थे। अगर इसके बाद भी कोई आतंकवादी भारत की सीमा में घुस जाए तो यहाँ मौजूद ये सैनिक इन जंगलों में ही उन्हें खत्म कर देते हैं। घने जंगलों के बीच ये भारतीय जवान सुरक्षा की एक दीवार है और इनकी लगातार सतर्कता की वजह से पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट और आतंकवादियों के लिए ये इलाका कब्रगाह बन गया है। 73 वर्षों से पीर पंजाल रेंज का ये दक्षिणी हिस्सा आतंकियों के लिए पाकिस्तान में घुसने का सबसे आसान रास्ता है। सर्दियों की बर्फबारी के बाद पाकिस्तान इसी रास्ते से आतंकवादियों को भेजकर हर वर्ष भारत के साथ छल करता है और सीज फायर का उल्लंघन करके पाकिस्तान भी इन आतंकवादियों की मदद करता है। पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन का शिकार LOC के पास मौजूद गांव में निर्दोष लोग बनते हैं। इन गांवों में हर महीने लगभग 7 से 8 बार शेलिंग होती है। यहाँ के लोग हर पल मौत के साए में जीते हैं और सीमा पार की गोलाबारी से घायल होकर कई लोग अपने हाथ पैर खो देते हैं। ये कब हुआ था आपके साथ? हाँ, इसको हो गए 30 साल हो गए। कैसे हुआ था? ये शेलिंग हुई थी तो गोला पार से। कैसे हुआ? इनका भी ऐसे ही। रोड निकाल रहे थे और उधर शेलिंग हुआ तो वो बम पड़ा और उसके साथ चोट आ गई, कट गया था वो। कब की बात है? अभी 1 साल 12-13 महीने हो गए। भारतीय सेना आपको सुरक्षित रखने के लिए इन आतंकवादियों का खात्मा करती है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ ये महायुद्ध आपकी मदद के बिना पूरा नहीं होगा। इसलिए जरूरत के समय सेना से सबूत मांगने वालों का साथ देने के बजाय इन वीर योद्धाओं का समर्थन जरूर कीजिएगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, राजौरी, जम्मू कश्मीर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.